हेलो, नैरेटिव्स के साथ आमिर राना। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग तो जारी थी कि एक और बड़ी जंग छिड़ गई है और पाकिस्तान का एक बड़ा हमसाया ईरान, उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। इस हमले की तवक्को की जा रही थी आज से 2 हफ्ते पहले, यानी हफ्ते के दिन। लेकिन ये इस हफ्ते शुरू हुआ और जो पाकिस्तान की रिटेलिएटरी अटैक्स थी वो भी हफ्ते के दिन हुई। ये हफ्ते का दिन क्यों इतना अहम है, ये तो सोचने वाले समझने वाले तारीख को, माइथोलॉजी को, तो वो इसके ऊपर ज़रूर इसके ऊपर गौर करेंगे। लेकिन हमारा फोकस चूंकि रहता है कि नैरेटिव्स कैसे ट्रिगर कर रहे होते हैं नफ़रत को, अमन को, सुलह को। और जंग के अंदर जो है एक बड़ा हथियार होता है नैरेटिव फॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन जो वॉर है वो एक बड़ा अहम जुज़ है इन जंगों का। अमेरिका का ईरान के ऊपर हमला, ये एक बड़ी सतह के ऊपर नैरेटिव की सतह पे लड़ा जाएगा। हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की तो जंग जो है अभी रुकी नहीं, और ये जो ईरान के साथ जो जंग है इजराइल की और अमेरिका की, वो पाकिस्तान को कहाँ पे और कैसे जाके मुतासिर करेगी। दोनों बड़े अहम क्वेश्चन हैं। सबसे पहले तो हम देख लें कि आज जब अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और उसके जवाब में ओमान के अलावा अभी तक और पूरे जो गल्फ़ के अंदर जहाँ जहाँ पे अमेरिकी अड्डे हैं, जहाँ पे इत्तहादी हैं, उनके ऊपर हमले किए। कुछ कैजुअलिटीज़ की इतलात आ रही हैं और जो तज्ज़ियाकार कह रहे हैं कि ये जो जंग है, ये 2 हफ्ते भी ले सकती है और 2 माह भी ले सकती है, और शायद इससे भी ज़्यादा। और इसमें देखना पड़ेगा कि ईरान की अपनी हर्बी कुव्वत क्या है। और कहा जा रहा है कि जब ये जून की जो तसादुम हुआ था, उसके बाद से ईरान ने बहुत सारे जो है चीज़ों को सीखा है और उसको अब अप्लाई करेगा। और लगता ये है, और जैसे हमने कहा था, कि अगर ईरान के 5% मिसाइल भी तल अवीव में पहुंच गए और वहाँ पे तबाही फैली, और किसी एक बड़े अड्डे के ऊपर जो बहरीन से कुछ इस किस्म की इतलात भी आ रही हैं, तो एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर और एक बड़ा हौसला होगा ईरान के लिए, और ये जंग को फिर बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा। पहले बात कर लेते हैं नैरेटिव्स की, और उसके बाद करेंगे पाकिस्तान की बात की। जब ट्रंप ने इस हमलों का आगाज़ किया, तो उसमें उन्होंने अपनी ईरान के ख़िलाफ़ जो कहानी है वो शुरू की 1979 से, कि जब इनकलाब के बाद अमेरिकी एम्बेसी पे हमला हुआ था। और उसके बाद में कहा कि ये जो रजीम है ये दहाइयों से हमारे ख़िलाफ़ मर्ग बर अमेरिका के नारे लगा रही है, हमारे शहरियों को लबनान में, गल्फ़ में वो टारगेट करती है। तो ये पूरी नैरेटिव के अंदर फिर उन्होंने सारे मुज़ाकरात की भी बात की। तो 3 सतह के ऊपर उनका आर्गुमेंट था कि पहला, कि तारीख़ से उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया। दूसरा, उन्होंने जो इस वक्त अ, सियासी सूरत हाल है कि हम तो निगोसिएशन करना चाह रहे थे और बातचीत जारी थी, लेकिन वो अड़े हुए थे, तो सियासत से उन्होंने हासिल किया। और तीसरा, उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट के साथ उसको एसोसिएट करने की कोशिश की अमेरिकी अवाम। अभी देखना ही है कि इस नैरेटिव में कितनी रिकंस्ट्रक्शन होगी, कितनी तब्दीलियां होंगी, और इसको अमेरिकी अवाम कितना बाय करेंगे। लेकिन अ, अभी इनिशियल जो क्रिटिसिज्म है वो आना शुरू हो गया हुआ है। और वो ये कि पूरा उसी तरीके से केस बिल्ड किया जैसे बुश जूनियर ने इराक के ख़िलाफ़ किया था। बड़ी सारी इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं, तारीख़ी तौर के ऊपर भी, वाक़याती तौर के ऊपर भी। तो यहाँ पे ये साबित हुआ कि जब आपने जंग करनी हो तो फिर आपको सिर्फ एक टेम्पलेट ही चाहिए,
वो बेशक पहले से उठा के लाएं किसी एक जंग का, तो उसको कहीं पे भी जाके अप्लाई कर दें। ये हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, बल्कि अगर आपने हमारी जनरेशन के दौर में स्कूलों में गए तो एक मेमने और भेड़िए की आपने तो कहानी पढ़ी होगी कि मेमना पहाड़ी के ऊपर चश्मे पे जो है पानी पी रहा है और भेड़िया नीचे। तो मेमना नीचे और भेड़िया ऊपर, तो वो कहते हैं कि तुम मेरा पानी गंदला कर रहे हो, और मेमना कहता है पानी तो ऊपर से आ रहा है। तो कहते हैं तुम मुझसे ज़ुबान दराजी करते हो। और मेमने को खाने के बहाने थे। बहरहाल उसने अपना केस बिल्ड किया और मेमने को खा गया। क्या ईरान मेमना है? अभी पता चलेगा आने वाले दिनों के अंदर कि ये कॉन्फ्लिक्ट जाता कैसे है। लेकिन ये जो पब्लिक सेंटिमेंट की कहानी है, वो अमेरिका बार बार जो है ट्रंप जिक्र कर रहे हैं ईरानी अवाम की कि वोट खड़े हों। और जो इस वक्त ईरान का पूरा आर्गूमेंट है, वो भी 3 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। अगर आप पूरा मीडिया देख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अस इस वक्त तो हमें कौम की तरह इकट्ठे खड़े हो जाना चाहिए। और अभी लग रहा है कि ये जो एंटी जो सेंटिमेंट है रजीम का, वो नीचे जाना शुरू है। ये एक बड़ा ब्लो बैक होगा अमेरिका की प्रोपेगेंडा वॉरफेयर के लिए, कि अगर ईरान के शहरी और इस वक्त रजीम के साथ खड़े हो जाते हैं, तो वो इस वक्त उनकी पूरी मशीनरी लगी हुई है। लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा? अभी तो हज़ारों लोगों को मारा, प्रोटेस्ट जब हुए थे रजीम के ख़िलाफ़, तो कितने लोग जो हैं वो होंगे। लेकिन इनिशियल ऐसे लग रहा है कि अभी जो ज़ख़म है ताज़ा ताज़ा इस रजीम ने अब ईरानी अवाम के ऊपर लगाए हैं, चरके लगाए हैं, तो उसका दुख बाकी तो है। लेकिन बहरहाल वो एक ईरानी नेशनलिज्म की कहानी के साथ खड़े हुए हैं। फिर ये कि वो बड़ा एक कोहिजन को कायम रखने की कोशिश करी है ईरानी रजीम, जिसके ऊपर पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस में, ब्यूरोक्रेसी में, रिस्पांस के ऊपर। और फिर तीसरा कि उसके जो आर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं, वो उसको उसने तैयार रहने का कहा है। और होसीस ने तो कहा है कि हम तो इस जंग में शामिल होंगे। हिजबुल्लाह भी इस किस्म के इशारे कर रही है, लेबनान में बेचैनी शुरू हो गई है। तो जहाँ जहाँ पे भी जितने कमज़ोर इसके एक्सेस हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और पाकिस्तान के तनाजुर के अंदर दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, बल्कि तीन हम गिनेंगे। पहली तो उसको हम दोहरा लेते हैं कि जिस वक्त ये अल-कुद्स जो मोबिलाइज करेगी अपनी प्रॉक्सीज को, उस वो ईरान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नहीं भूलेगी। और यहाँ से रिक्रूटमेंट, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिटेंसी का, वो दोबारा से खड़ा होगा, खड़ा हो चुका होगा, और लोग जाना शुरू होंगे। लेकिन ये लोग क्या इस जंग को पाकिस्तान में ला सकते हैं? ये एक बड़ा चैलेंज हमेशा से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के लिए रहा है। जब ये ज़ैनबियून का पूरा एक किस्सा बना, और जब बहुत सारे लोग पकड़े गए, उस वक्त कुछ मिसिंग पर्सन्स का भी इशू चल रहा था, तो उसके पीछे भी यही थी कि पाकिस्तान को बहरहाल जो प्रो ईरान शिया एलिमेंट है, वो एक सऊदी कैंप में, अमरीकी कैंप में समझता है। और उसमें पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है कि वो रिटेलिएट करेंगे और यहाँ पे कुछ करेंगे। एक दौर में तो जिस वक्त ये दोनों शिया सुन्नी जमातें मजबूत थी, फंडिंग भी जारी थी, अ, अभी भी जारी है ईरान की तरफ से। सऊदी अरब से वो मिकदार कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई। एक दूसरे की सफारत खानों के बाद मुजाहरे, जलसे जुलूस, फंडेड जलसे जुलूस होते थे। और वो अब ये सिलसिला चूँकि ये फंडेड वाला ज़रा कम है, ये जलसे जुलूस तो होंगे लेकिन उतने बड़े नहीं जो आपने 2014-15 तक हम देखते रहे। उसके बाद से तो पूरे गल्फ़ की जो एक्सटर्नल पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हुई हैं। ये ख़तरा मिलिटेंट फ्रंट के ऊपर बढ़ सकता है। बहुत सारे क्रिटिकल रीजन्स हैं पाकिस्तान के, कुरम से लेके जीबी तक, और डेरा इस्माइल ख़ान, और ये पूरा साउथ पंजाब का जो बेल्ट है, यहाँ पे जो है वो और
ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये जो दहशतगर्द ग्रुप होते हैं, उसमें ख़ां टीटीपी हो, ख़ां दाइश हो, वो भी ऐसे मौक़ों की तलाश में होती हैं और वो इस जंग को भड़काते हैं। और बल्कि दाइश की और अलकायदा की तो पूरी आइडियोलॉजी ही यही है कि जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो उसको इंटेंसिफाई किया जाए, और इंटेंसिफाई करेंगे तो वो रजीम जिसको वो गिराना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी का एक इनकलाब लाना चाहते हैं, उसके लिए जगह हमार होगी। तो ये भी पहलू नहीं भूलना चाहिए। और दूसरा जो पहलू, वो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ने जो तकरीर की, उसमें कहा कि ये जो ईरान के नॉन फ़ारसी लोग हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, अरब हैं, वो उठ खड़े हों, उनके साथ जुल्म हो रहा है। ये वो पहलू है जिसकी तरफ हम इशारा कर चुके हुए हैं कई मर्तबा, और ये भी बता चुके हुए हैं कि जो सुन्नी सिस्तानी बलोच हैं, वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, और जैशुल अदल और वो कैसे जो पीपल्स फाइटर फ्रंट के अंदर बदल गई है और एक मोबिलाइजेशन शुरू हो रही है। बज़ाहिर लग रहा है कि वो होगी रजीम के ख़िलाफ़, है भी रजीम के ख़िलाफ़, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान पे आएगा, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो है वो इंसर्जेंसी अपनी शिद्दत के ऊपर है और हालात ख़राब हैं, और अगर ये बिल्कुल सिस्तान के अंदर भी बॉर्डर के ऊपर हालात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंज भी बढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बड़ी जो बेल्ट नॉन स्टेट एक्टर्स की डेवलप होने का खतरा जो है, रंग बिरंगे कोई नेशनलिस्ट, कोई मजहबी, कोई अल्ट्रा रेडिकल दहशतगर्द ग्रुप यहाँ पे अपनी जगह बना सकते हैं। और अब सबसे अहम और कलीदी नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाह रहा हूँ, वो है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट। आपको याद है कि जिस वक्त ये डिफेंस पैक्ट हो रहा था, तो उस वक्त कह रहे थे जी कि अब एक दूसरे की जो है जिम्मेदारी डिफेंस की हमारी होगी, आपके ऊपर हमला दूसरे पे तस्वर किया जाएगा। अभी तक उसकी कोई डिटेल्स मुआहदे की हमारे सामने नहीं है। बहरहाल ये हो रहा है कि इसी किस्म का मुआहदा तुर्की के साथ और फिर यूएई के साथ भी, और हम बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर तो बनना चाहता था, लेकिन स्पेशलाइज सिक्योरिटी जो है वो सप्लायर बन बन गया हुआ है। वो एक अलहदा से बहस है, लेकिन इसका मतलब क्या है? और ये जिस तरीके से ईरान ने यूएई के ऊपर हमले किए और फिर सऊदी अरब के अंदर जो हमले हुए, अगर ये हमले सऊदी अरब के अंदर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? क्या उस मुआहदे में कोई ऐसी क्लाज है जो पाकिस्तान को बाइंड करती हो कि सऊदी अरब के ऊपर हमले की सूरत में वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा? दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमारी पोजीशन है, और उसको बार बार पाकिस्तान का फ़ॉरेन ऑफिस और ऑफिशियली हम उसको दोहराते हैं कि हम मजम्मत करेंगे ईरान के ऊपर किसी भी हमले की, और उसकी अभी की भी, कल भी हुई। और लेकिन सऊदी अरब हमारा इत्तेहादी, अगर उसके ऊपर हमला होगा तो पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? अगर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होता है और किसी भी सतह के ऊपर वो ईरान के ख़िलाफ़ रिस्पांस में शामिल हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस का ही हो, दिफाई कोऑपरेशन, हमारी एयर फोर्स, और ये तमाम चीज़ें, तो ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की नोयत क्या होगी? एक बड़ी टाइट रोप है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। और फिर ये कि इज़राइल के और इंडिया के बढ़ते हुए क्या गहरे होते हुए ताल्लुकात, वो हमारे सामने हैं। नरेंद्र मोदी थे इज़राइल में, वहाँ पे बीबी नेतन्याहू से उन्होंने बात की, पार्लियामेंट से खिताब किया, बड़ी तकरीरें हुई, इंथुजियाज़्म हुआ, और इंडिया में जो है इसके ऊपर बड़ा एक रद्द अमल है। हमने कहा था ना कि हम इंडिया के ऊपर बात करते रहेंगे, तो ये पूरा जो पिछला हफ्ता है उसमें हमने देखा कि एक पूरे मीडिया का जो फोकस, हिंदी मीडिया भी और जो इंग्लिश मीडिया और ख़ास तौर पे यूट्यूबर्स और इंग्लिश चैनल्स हैं, उनका ज़ोर जो रहा प्रिंट और वाइट समेत, वो इसी दौरे के ऊपर रहा।
और इस दौरे को उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, मोदी का जो बढ़ता हुआ है, और ये उसको फ़लस्तीन के तनाज़ुर में भी देखा कि आप किसके साथ खड़े हो गए, जिसको कोई पूरी दुनिया में मुंह नहीं लगाता, बीबी नेतन्याहू को, उसके साथ जाके खड़े हो गए। ये पाक इंडिया की क्या डिप्लोमेसी है। उन्होंने डिफेंस पैक्ट भी किए, जो भी किया। बहरहाल ये इंडिया के अंदर तो एक क्रिटिकल व्यू बना, और ये लेकिन इसको पाकिस्तान के तनाजुर के अंदर भी इसको बहुत सारे लोगों ने देखना शुरू किया पाकिस्तान के अंदर। और हमने वही सादा सा बयान है, अमेरिका, इसराइल, इंडिया का नेक्सस। हालांकि ये इतनी सिंपल अगर जियो पॉलिटिक्स होती तो फिर तो कहने ही क्या थे। और ये जो हमारा डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ और यूएई के साथ, तो पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ा दिफाई तौर पे स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली बड़ा मजबूत होता। हमें पता है कि इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें नहीं चलती। लेकिन बहरहाल ये जो जंग शुरू हुई, उसमें एक पैगाम इंडिया की तरफ से पहुंच गया ईरान को, कि वो किस साइड के ऊपर खड़ा हुआ है। और ये बड़ा अहम मैसेजिंग थी। उसकी कीमत जो है नरेंद्र मोदी ने जो है वो एक बड़ी हार्श जो इंटरनली क्रिटिसिज्म हो रही है अपोजिशन की तरफ से, मीडिया की तरफ से, वो उसकी कोई ज़ाहिर है डोमेस्टिक प्राइस तो उसकी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होगी, क्योंकि तो फॉरेन पॉलिसी का इशू है। लेकिन ये एक बड़ी अहम मौके के ऊपर ये दौरा था मोदी साहब का, तल अबीब का। और हमारे फील्ड मार्शल साहब और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भी मुसलसल जो हैं दौरों पे हैं, यूएई में हैं, कभी कतर के अंदर हैं। और लोग उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे जी, कि हमने तो ये तालिबान के हवाले से बात कोई मैसेज कन्वे किया है कतर को, और उनको कहा है कि जी अब हमें आपकी साजिश कबूल नहीं है। तो इस तरह की बातें तो सारी होती रहीं, लेकिन ये पूरा जो तनाजुर बिल्ड हो रहा था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो पाकिस्तान के लिए 3 चैलेंज बड़े इम्पोर्टेंट हैं। सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट के हवाले से, पाकिस्तान की जो शिया यूथ है वो उसको खुद फोर्स कैसे मोबिलाइज और एक्सप्लाइट और यूज़ करेगी। तीसरा ये कि बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की सूरत हाल चल रही है, और वहाँ पे अगर कोई एक ऐसी बेल्ट बनती है जहाँ पे रंग बिरंगे दहशतगर्द रेडिकल आके इकट्ठे हो जाएं, तो इन सूरत हाल कैसे इंटेंसिफाई होगी। और बात है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की, जिसमें कोई भी आसार नहीं है कशीदगी में कमी के। लोग उसको ट्रंप के बगराम के उससे जोड़ रहे हैं, कि जी वो उसने ट्रंप ने कहा था मैं बगराम भी लूँगा जैसे मैंने ग्रीनलैंड लेना है, और कनाडा को कहा था मैं तुम्हें भी जो है एनेक्स कर लूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो लेकिन फिर कि इस वक्त जो एक बड़ी जंग है वेस्ट एशिया में, गल्फ़ में, और ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और ईरान उसके साथ में, बहुत एहतियात की भी ज़रूरत है। इसमें कुछ मौके भी हैं कि इसी वक्त पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ जो अहदाफ हासिल करना चाहता है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हासिल भी कर सकता है। और हासिल कर ले, वो कैसे करेगा। तो हमने आज आपके साथ एक और वीलॉग करना था कि पाकिस्तान के पास अगर गुरिल्ला वॉरफेयर हो तो अफ़गानिस्तान में उसकी फिर क्या स्ट्रेटजी है। अगर तालिबान, ज़ाहिर है कि हमारी तवाज़ुन जो है अस्करी क़ुव्वत का वो मैच नहीं करता, और तालिबान जो कमज़ोर हैं उनकी सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो उनका गुरिल्ला वॉरफेयर का एक्सपीरियंस है। अगर उस सूरत में पाकिस्तान की क्या ऑप्शंस होगी उस पे होगी बात कल। आज के लिए इतना ही। लेकिन ये जो जंग है, हम फिर माइंड करवा रहे हैं, ये अ, इंसानियत और इंसानी जहानत और उसके इर्तिका की के ऊपर एक हमेशा से स्टिग्मा और एक धब्बा होता है। इसका मतलब है कि इंसान अभी भी अपने मामलात जो है वो होश से, अकल से हल करने के काबिल नहीं है। मिलेंगे कल, तो जुड़े रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना के साथ।